Hello everybody, welcome to our channel. So today we are going to discuss about food production. फूड प्रोडक्शन की बात करेंगे तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का बहुत ज़्यादा हाथ रहता है, जिनमें आ जाते हैं आपके बैक्टीरिया, वायरसेस तो कम ही आते हैं, फंजाई आ जाते हैं, आपके एल्गी एंड प्रोटोजोआ आ जाते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको आप नेकेड आई से नहीं देख सकते, मतलब अपनी आंखों से नहीं देख सकते, इतने छोटे होते हैं कि सिर्फ आप माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, इसलिए हम इनको माइक्रोब्स भी कहते हैं। वो साइंस जो आपके माइक्रोब्स की स्टडी को डील करती है उसको हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। ज़्यादातर ये ऑर्गेनिजम्स यूनिसेलुलर होते हैं, जैसे वायरसेस, बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई एंड प्रोटोजोअन्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपको हर जगह मिलेंगे, आपको हवा में मिलेंगे, पानी में मिलेंगे, मिट्टी में भी मिलेंगे, फूड में भी मिलेंगे, जैसे दूध हो जाता है, आपका कर्ड हो जाता है, वेजिटेबल्स हो जाते हैं, फ्रूट्स हो जाते हैं। तो इन सब में आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिल सकते हैं। जनरली माइक्रोब्स हार्मफुल होते हैं क्योंकि बहुत तरह तरह की बीमारियां कॉज करते हैं, जैसे कोलेरा हो जाता है, डिसेंट्री हो जाता है, मलेरिया हो जाता है, एंथ्रेक्स हो जाता है, या फिर टिटेनस ही क्यों ना हो जाता हो। लेकिन कुछ आपके माइक्रोब्स बहुत यूज़फुल भी होते हैं। माइक्रोब्स पहले लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे जो अर्थ पर आए। ल्यूवेनहॉक एक साइंटिस्ट थे जिनको हम फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहते हैं। पहले इंडिविजुअल थे जिन्होंने शेप्स ऑफ बैक्टीरिया को डिस्क्राइब किया जो उन्हें पॉन्ड वाटर और मुंह के सलाइवा में मिला। अब हम जानेंगे सबसे पहले बैक्टीरिया के बारे में। तो बैक्टीरिया का जो सिंगुलर होता है दैट इज़ बैक्टीरियम, बहुत छोटे होते हैं, कई शेप्स के होते हैं, राउंड भी हो सकते हैं जिनको हम कोकस कहते हैं, रॉड शेप्ड हो सकते हैं जिनको हम बैसिलस भी बोलते हैं, हेलिकल हो सकते हैं जिसको हम स्पाइरेलियम भी बोलते हैं, कॉमा शेप्ड भी हो सकते हैं जिसको हम विब्रियो भी कहते हैं। बैक्टीरियल सेल बहुत ही सिंपल होता है स्ट्रक्चर में, एक वॉल होती है उसके चारों तरफ, और उसका जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो प्रिमिटिव टाइप का होता है, मतलब क्रोमैटिन फाइबर्स मिलेंगे जिनमें ऐसे ही सस्पेंडेड होते हैं जो आपके साइटोप्लाज्म में, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है इनमें। तो बैक्टीरियल सेल का जो आउटरमोस्ट स्लाइमी जिलेटिनस प्रोटेक्टिव लेयर होता है जिसको हम कैप्सूल कहते हैं, जो उसे हर तरीके बाहर के सराउंडिंग से हार्मफुल कंडीशन से बचाता है। देयर इज अ थिन सेल मेम्ब्रेन बिलो द सेल वॉल। सेल वॉल के नीचे एक पतली सी थिन सेल मेम्ब्रेन होती है जिसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है, कुछ ग्रेन्यूल्स भी होते हैं, कुछ बैक्टीरिया के पास फ्लैजिलम होता है जो कि एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। बैक्टीरियल ग्रोथ डिपेंडेंट होती है आपके पानी पर, पानी की अवेलेबिलिटी पर, और फूड सप्लाई पर। अगर ये दोनों कंडीशंस मिलती हैं तो अच्छे से बैक्टीरिया ग्रो करते हैं। इसके साथ ही एक्सटर्नल कंडीशंस होती हैं, जैसे सूटेबल टेम्परेचर है, एयर है, ये भी ज़रूरी होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर्स पर तो बैक्टीरिया ग्रो ही नहीं कर सकते, या बहुत ही कम ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो एक्सट्रीम कंडीशंस पर ग्रो कर पाते हैं। कुछ बैक्टीरिया को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है सर्वाइव करने के लिए, कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत ही नहीं है। अब हम जानेंगे यूजेस ऑफ बैक्टीरिया इन फूड इंडस्ट्री। फूड इंडस्ट्री की बात करें तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो बैक्टीरिया को यूटिलाइज़ करके जिनका फॉर्मेशन होता है, जैसे आप चीज़ मान लो, कोम्बुचा मान लो, योगर्ट मान लो, मीसो मान लो, तो इन सब में बैक्टीरिया की ज़रूरत होती है इन सबको बनाने के लिए। फूड प्रिजर्वेशन के लिए भी बैक्टीरिया की ज़रूरत होती है, तो ये शेल्फ़ लाइफ और आपकी फूड सेफ्टी बढ़ाते हैं। बैक्टीरिया की वजह से ही आपको कई तरह के यूनिक फ्लेवर्स मिलते हैं, टेक्सचर्स मिलते हैं, और कुछ बैक्टीरिया की वजह से प्रोबायोटिक बेनिफिट्स भी मिलते हैं कि मतलब वो गुड बैक्टीरिया होते हैं, तो आपकी जो गट हेल्थ है, जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसको ठीक रखते हैं और न्यूट्रिशन को भी सपोर्ट करते हैं। तो फूड इंडस्ट्री की बात करेंगे तो बायोटेक्नोलॉजी में हम कुछ प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो कि मैनकाइंड के लिए बहुत यूज़फुल होता है, एक एवर ग्रोइंग एरिया होता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का। तो इस तरह से हम कई रेंज ऑफ मटेरियल्स भी बना सकते हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे कर्ड की, यानी दही। तो कर्ड एक फर्मेंटेड होल मिल्क होता है,
और लैक्टोज जो मिल्क शुगर होती है, जो कि मिल्क में प्रेजेंट होती है, उस पर जब बैक्टीरिया का एक्शन होता है तो कर्ड बनता है। लेकिन इस प्रोसेस के लिए कुछ स्पेसिफिक बैक्टीरिया होते हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे लैक्टोबैसिलस बल्गैरिकस एंड लैक्टोबैसिलस एसिडोफाइलस। कर्ड खाना काफ़ी पॉपुलर होता जा रहा है और एक बहुत ही तेज़ी से ग्रो करता हुआ फूड प्रोडक्ट है डेयरी इंडस्ट्री का। कर्ड को हम फ्लेवर भी करते हैं आजकल, कुछ फ्रूट से फ्लेवर करते हैं ताकि सब उसे खा सकें, उसका फ्लेवर अच्छा हो सके। और एडल्ट्स और चिल्ड्रन के लिए बहुत ही कन्वीनियंट फूड होता है। इसको एक हेल्दी फूड की तरह कंसिडर करते हैं क्योंकि इसमें कैल्शियम कंटेंट अच्छा होता है, बोन ग्रोथ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और ऑस्टियोपोरोसिस से बचाता है एडल्ट्स को, जिसमें क्या होता है आपकी बोन्स वीक और ब्रिटल हो जाती हैं। कर्ड को आप किसी भी डेयरी एनिमल की मिल्क से बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर क्या होता है कि बफेलो और काऊ की मिल्क से ही ज़्यादातर कर्ड बनाया जाता है। तो जब हम कर्ड बनाते हैं तो एक पुराना कर्ड थोड़ा सा हम ऐड कर देते हैं मिल्क में, जिसको हम स्टार्टर भी कहते हैं। आपने अक्सर देखा होगा मम्मी घर पर दही जमाती है तो थोड़ा सा पुराना दही उसमें ऐड कर देती है ताकि फर्मेंटेशन प्रोसेस को इनिशिएट किया जा सके, क्योंकि जो पुराना कर्ड होता है उसमें लैक्टोबैसिलस होता है जो तेज़ी से ग्रो और मल्टीप्लाई करने लगता है जब हम उसको मिल्क में ऐड करते हैं और कर्ड की फॉर्मेशन में वो हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है आपका चीज़। चीज़ भी काफ़ी वैल्यूबल फूड है, इसमें प्रोटीन कंटेंट अच्छा होता है, कुछ फैट भी होता है, कैल्शियम और फास्फोरस भी मिल जाता है अलॉन्ग विथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइटामिन्स। तो लोग सालों से चीज़ खाते हैं और ये भी मिल्क से ही बनता है। अब ये चीज़ बनता कैसे है? सबसे पहले तो मिल्क की कर्डलिंग करनी पड़ती है और ये करनी पड़ती है जैसे कि हम दही बनाते थे, लैक्टोबैसिलस एसिडोफाइलस को ऐड करके मिल्क में। अब बन गया हमारा दही। दही को हम सेपरेट कर लेते हैं। सेपरेट कैसे करेंगे? जब हम दही जमाते हैं तो उसमें कुछ कर्ड होता है और कुछ लिक्विड होता है। जब कर्ड बन जाता है तो पीछे एक लिक्विड भी रह जाता है, तो उस लिक्विड को हम वे कहते हैं। तो उस लिक्विड को हम हटा देते हैं और इसके बाद जो हमारा कर्ड बचा उसको हम प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस करने का फ़ायदा ये रहता है कि उसमें से मॉइस्चर हट जाता है, जो गीलापन है वो हट जाता है और उस स्टेज पर हम उसको कॉटेज चीज़ भी कहते हैं। नेक्स्ट आती है सॉल्टिंग। सॉल्टिंग से क्या होता है? मॉइस्चर हट जाता है और जो अनडिज़ायरेबल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी ग्रोथ भी कम हो जाती है। नेक्स्ट आता है आपका राइपनिंग। तो कर्ड को हम एक सूटेबल टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी में रखते हैं और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐड करे जाते हैं तो एक पर्टिकुलर फ्लेवर प्रोवाइड करते हैं चीज़ को। नेक्स्ट आती है आपकी चाय। तो चाय की क्यूरिंग की जाती है विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया। इसमें क्या होता है कि जो चाय का कड़वापन है, चाय की पत्तियों का कड़वापन, वो हटाया जाता है और एक स्पेसिफिक फ्लेवर और एरोमा ऐड की जाती है। और इसी तरह से टोबैको की लीव्स भी क्योर की जाती हैं। नेक्स्ट आता है आपका अल्कोहल एंड विनेगर। तो उसमें क्या होता है, कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ बैक्टीरिया होते हैं जो अल्कोहल और विनेगर बनाते हैं शुगर सॉल्यूशन से। नेक्स्ट आते हैं आपके विटामिन। तो कुछ बैक्टीरिया हमारे इंटेस्टाइन में रहते हैं जहाँ पर वो कुछ पर्टिकुलर बी विटामिन्स बनाते हैं। इंटेस्टाइन में क्या होता है, हर्बीवोर्स एनिमल्स जैसे होते हैं काऊ और बफेलो, तो उनके इंटेस्टाइन में क्या होता है, बैक्टीरिया सेलुलोज के डायरेक्ट डाइजेशन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट आते हैं आपका एग्रीकल्चर। तो बैक्टीरिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है आपका एग्रीकल्चर में भी, कि वो क्या करते हैं, बैक्टीरिया सॉइल को नाइट्रेट्स प्रोवाइड करते हैं। जैसे आपका राइजोबियम बैक्टीरिया हो जाता है तो वो आपके रूट नोड्यूल्स में रहता है, जो लेग्यूम्स होती हैं, जैसे मटर का पेड़ है, पौधा है, या फिर आपका दालों के पौधे होते हैं, तो उनमें उनके रूट नोड्यूल्स में राइजोबियम रहता है। तो वो क्या करता है, जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होती है उसको हम ऐसे यूटिलाइज़ नहीं कर पाते, या प्लांट्स ऐसे यूटिलाइज़ नहीं कर पाते, तो उसको एक सिंपल फॉर्म में और ऐसी फॉर्म में जिससे प्लांट्स उसको एब्जॉर्ब कर पाएँ, उसको कन्वर्ट करना पड़ता है ताकि प्लांट्स उसको एब्जॉर्ब कर लें और उसके बाद उनसे प्रोटीन सिंथेसिस हो।
और इसी तरह का फंक्शन आपका नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर भी करता है, जो कि सॉइल में नाइट्रोजन कंटेंट बढ़ाता है। नेक्स्ट आते हैं आपके फंजाई। फंजाई आपके यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है और अपना खाना नहीं बना सकते। तो बहुत सारे फंजाई डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर में रहते हैं, तो इसी वजह से अलॉन्ग विद बैक्टीरिया उनको हम सेप्रोफाइट्स भी कहते हैं, और ये नेचुरली हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका कुछ कॉमन एग्जांपल्स ऑफ फंजाई। तो जो ब्लैक कॉटन आपकी जो पुरानी ब्रेड होती है वो जो ग्रो कर जाती है उसको हम ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं, जिसका कॉमन नेम राइसोपस है। एक कॉमन फंगस है आपका अम्ब्रेला लाइक मशरूम, जो कि आप देखेंगे कई बार बरसात में जो पुरानी लकड़ी है या गीली मिट्टी है उसमें ग्रो कर जाता है, और ये एक यूनिसेलुलर फंजाई होता है। सॉरी, मशरूम इज़ नॉट अ यूनिसेलुलर फंजाई, ईस्ट इज़ ए यूनिसेलुलर फंजाई। मशरूम्स के बारे में बात करेंगे तो कुछ वैरायटीज़ होती हैं मशरूम्स की, जैसे आपका बटन मशरूम हो जाता है, उसको खाने की तरह खाया जाता है। काफ़ी न्यूट्रिटिव होते हैं और इनमें प्रोटीन कंटेंट बहुत अच्छा होता है, मिनरल कंटेंट अच्छा होता है। कुछ मशरूम्स वाइल्ड नेचर के होते हैं, उनको नहीं खाना चाहिए क्योंकि वो पॉइजनस हो सकते हैं, और हमेशा मशरूम्स हमें एक रिलायबल शॉप से ही परचेज़ करना चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं आपकी ईस्ट आपको फ्रीली एटमॉस्फेयर में मिल जाएंगे और हर तरह के शुगरी सॉल्यूशन में ग्रो कर जाते हैं बहुत आसानी से, या फिर कोई भी प्लांट से कोई एक्सुडेट निकल रहा है, मतलब कोई लिक्विड निकल रहा है प्लांट से जिसमें शुगर है, तो वहाँ पर ईस्ट ग्रो कर जाता है। ग्रेप्स पर बहुत आसानी से ग्रो करते हैं, जो आपके फ्लावर के नेक्टर होते हैं उसमें आसानी से ग्रो करते हैं, या आपके शुगर केन जूस में आसानी से ग्रो कर जाता है ईस्ट का सेल ओवॉइड होता है, उसकी डिस्टिंक्ट सेल वॉल होती है, न्यूक्लियस भी होता है, और इसमें एक या उससे ज़्यादा वैक्यूल्स हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ ईस्ट। तो इसको हम फूड की तरह भी इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसमें बी ग्रुप के विटामिन्स होते हैं, 15% प्रोटीन भी होता है।